कहानी की शुरुआत होती है एक लड़का और एक लड़की से, जहाँ दोनों परेशान है इस चीज को लेके कि उन्हें अपने सपने याद ही नहीं रहते, लेकिन वो सपना असली है इसका एहसास होता है, मानो सपना नहीं वो सब सच हो। ये कहानी जो शायद मुझे याद भी नहीं पर उसमें तुम थी, बस याद है तो तुम्हारी झलक। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और पूछूंगा, क्या पूछूंगा, योर नेम। कह भी दो अब क्या है तुम्हारा नाम, ढूंढूं तुम्हें मैं सुबह से लेके शाम, पर तुम ना मिलो, दूर मुझसे बैठे क्यों भला। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की मित्सुहा से, जो सपने में देख रही है एक लड़का कि तभी इसकी आंख खुली और सपना टूट गया। इसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी छोटी बहन अपनी नानी से इसकी अजीब हरकतों की शिकायत कर देती है। तो नानी इसे कल के अजीब बर्ताव के लिए समझाती है और इसके बाद वो स्कूल चली जाती है। और जब वो अपनी नोटबुक खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है तुम कौन हो। इसको देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे किसने लिखा। तभी टीचर उसका नाम लेती हैं और वो चौंकते हुए खड़ी होती है कि तभी इसकी टीचर कहती हैं, ओह तो आज तुम्हें अपना नाम याद है। फिर सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन मित्सुआ को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी टीचर उसे ऐसा क्यों कह रही हैं। अब ब्रेक में साइका मित्सुआ को बताती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, कल तो तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर कहाँ पर है, और इतना ही नहीं कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। अब मित्सुआ हैरान होकर कहती है, वैसे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में हूँ और मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। अब घर पहुंचकर मित्सुआ की नानी इसे रेडी करती हैं इनकी सदियों से चली आ रही रस्म के लिए। इस रस्म में ये डांस करते हैं और मुंह में चावल रख के तब तक चिबाते हैं जब तक वो पेस्ट न बन जाए, और इसे एक डब्बे में डाल देते हैं शराब बनने के लिए। पर ये सब करते हुए इसके स्कूल के दोस्त इसे देख लेते हैं। तो भाई कल्चर जाए पर सेल्फ रिस्पेक्ट ना जाए तो इसे लगता है बुरा, और ये मांगती है दुआ, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का खूबसूरत लड़का बनाना। तो उस टूटे दिल की आवाज जो हर दिल को छू सकती है, उसी आवाज की दुआ किसी ऐसी ताकत के पास पहुंच जाती है जो इसे सच कर सकती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को सोते हुए देखते हैं। वो उठते हैं और उठते ही अपना बीबी पकड़ लेते हैं और एकदम शॉक होकर डर जाता है। फिर वो खुद को बड़ी हैरानगी के साथ शीशे में देख रहा होता है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, ताकि तुम उठ गए, खाना बनाकर स्कूल चले जाना। वो उसके डैड होते हैं और फिर वो काम पर चले जाते हैं। फिर ताकि कहता है, ये तो बड़ा अजीब सपना है। तभी उसे किसी सुकासा नाम के लड़के का मैसेज आता है, जिसे देखकर ताकि कहता है, सुकासा अब ये कौन है। जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है तो वो अपनी टोक्यो सिटी को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। के बाद वो मैप की मदद से अपने स्कूल पहुंचता है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा होता कि इसकी क्लासरूम कौन सी है। तभी पीछे से उसका वही दोस्त सुकासा जिसने मैसेज किया था उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी, चलो लंच करते हैं। फिर ताकि सुकासा और अपने एक और दोस्त सेंटर टकाडी को कहते हैं, मैं खो गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर वो दोनों कहते हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो कैफे चलते हैं। अब कैफे का नाम सुनते ही ताकि जैसे खुशी से पागल ही हो जाते हैं। कैफे में मेन्यू कार्ड्स के रेट्स पढ़कर वो कहता है, इतने में तो मेरे पूरे घर का राशन आ जाएगा। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं, तुम क्या बाबा आदम के जमाने से हो। फिर ताकि कहता है, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये सब एक सपना ही तो है। उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर आज इसे हुआ क्या है। फिर वो बड़ी मजे से डेजर्ट खाने लगते हैं। फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। जिस पर वो कहते हैं, हाँ लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं काम कहाँ करता हूँ। फिर उसके दोस्त उसे मेंटल हॉस्पिटल एक रेस्टोरेंट पर छोड़ देते हैं। तो ताकि काम करता है एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर, लेकिन मित्सुआ को इतना काम करके आ रहा है चक्कर, और ये सोच रही है कि ये सपना कब खत्म होगा। तो तभी ताकि की हो जाती है कस्टमर से बहस, और उसे बचाने आती है उसकी सीनियर मिस उकुदेरा। यार ये कितनी सुंदर है। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि का उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो अपने मोबाइल में फोटोज देख रहा होता है। वो खुद के फोटोज को देखकर कहता है, ये सब कितना अच्छा है, काश कि मैं भी टोक्यो में रह पाती। तो अब तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि की बॉडी के अंदर मित्सुआ है।
मित्सुआ को यही लग रहा होता है कि वो सपने में है, जहाँ वो सपने के अंदर ताकी की जिंदगी जीती है। उसे ताकी के फोटोज के बीच में मिस ओकुदेरा का भी फोटो मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है ओ तो ये इस लड़की को पसंद करता है। फिर वो ताकी बनकर उसे कुछ मैसेज करती है। तभी उसे याद आता है मेरी नोटबुक में जिसने तुमको लिखा था, कहीं वो ताकी तो नहीं था। पर उसे लगता है कि यह तो सिर्फ एक सपना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर भी वो ताकी के हाथ में मित्सुआ लिखती है और सो जाती है। अगली सुबह जब ताकी उठता है तो वो अपने हाथ में मित्सुआ लिखा देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने फोन से मिस ओकुदेरा को मैसेज किए हुए देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है। उसके बाद उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं आज तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का पता तो याद है ना। ताकि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ चल क्या रहा है और वो अपने काम पे निकल जाते हैं। और वहाँ उसके कलीग्स उससे है क्योंकि वो कल मिस ओकुदेरा को उनके घर तक छोड़ने गया था। तभी वहाँ पर मिस ओकुदेरा आती है और ताकी को आंख मारकर अंदर चली जाती है और ये देखकर तो ताकी शर्म के मारे पूरा लाल ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुबह सुबह मित्सुआ की आंख खुलती है और उसके हाथ पे लिखे मित्सुआ। कौन मित्सुआ? ये देखकर वो कंफ्यूज है। फिर वह स्कूल जाती है और सब उसे घूर रहे हैं क्योंकि कल उसने बुली करने वाले बच्चों को सबक सिखा दिया था। तो मित्सुआ ये सब सुन के भागती है और अपने घर पहुंचती है और अपनी नोटबुक चेक करती है। उसकी नोटबुक में बहुत सारे सवाल हैं और यहाँ ताकि अपना फोन चेक करते हैं और उसमें बहुत सारे नोट्स हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बॉडीज चेंज कर रहे हैं। ये दोनों हफ्ते में कई बार बॉडीज चेंज करते हैं और ये सब सोने के बाद होते हैं। और जब भी ये जागते हैं तो पहले की मेमोरीज हो जाती हैं इरेज हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे की लाइफस्टाइल में ढलने के लिए नोट्स छोड़ते हैं ताकि जब भी बॉडीज चेंज हो तो इन्हें पता हो कि मित्सुआ या ताकी का लाइफस्टाइल क्या है। तो अब ये एक दूसरे की बॉडी में ढलने लगते हैं। मित्सुआ अब कूल हो गई है और हॉट भी, थैंक्स ताकी। और इधर मित्सुआ ताकी के सारे पैसे खर्च करने पे लगी हुई है, जिसकी वजह से ताकि को डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है। अब कुछ दिन बाद टीवी पर एक न्यूज आती है। थोड़ी दिन में एक बड़ा सा मीटियोर जो 1200 साल में सिर्फ एक बार धरती के पास से गुजरता है वो दिखने वाला है। ये नजारा जरूर देखना क्योंकि ऐसा नजारा आपको 1200 साल में कहीं नहीं दिखेगा। इसके बाद वो लोग पहाड़ों की ट्रैकिंग करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उन्होंने जो चावलों से शराब बनाई थी आज वो उसे अपने देवता को देने जा रहे हैं। अब दादी उन दोनों को बताती है क्या तुम्हें पता है मुसूबी क्या है? दरअसल मुसूबी एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो वो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में जा मिलते हैं जो इंसानों और देवताओं के मिलाप का एक जरिया है। और जो आज हम भेंट चढ़ाने आए हैं वो भी एक अनोखा जरिया है हमारे और देवताओं के मिलाप का। फाइनली वो कुछ देर बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सामने उनकी गॉड की कब्र होती है। वहाँ पर जाने के लिए उन्हें एक छोटा सा नाला पार करना होगा। तब मित्सुआ की नानी उसे कहती है इस जगह को पार करते ही काकुरियो है। काकुरियो मतलब पाताल। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए वो सब यहाँ छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। मतलब कि वो चावलों की शराब को ये एक तरह का तुम्हारा आधा हिस्सा है जो तुम मियाँ मिज़ुकी देवता को भेंट चढ़ाओगी। इसके बाद वो दोनों उसे गुफा के अंदर जाकर छोड़ देते हैं। इसके बाद वापस आते वक्त मित्सुआ की छोटी बहन उसे एक जगह लाती है जहाँ सामने बड़ा खूबसूरत नजारा दिख रहा होता है। फिर उसकी छोटी बहन उसे कहती है शायद हमें यहाँ पर वो कॉमेट भी दिख जाए, लेकिन ताकी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस कॉमेट की बात कर रही है। भी अचानक ताकी की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों में तो आंसू होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों है। फिर उसे मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आज तो उसकी डेट है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाते हैं जो इन दोनों की डेट फिक्स करने के बाद काफी उदास होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं ताकी को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। और वहीं ताकि मिस ओकुदेरा के साथ बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा होते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और क्या ना करे। ओकुदेरा समझ जाती है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है और वो इसके पास आकर कहती हैं आज ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी जगह तुम नहीं बल्कि कोई और है। फिर उनकी डेट यहीं पे खत्म हो जाती है और ओकुदेरा अपने घर चली जाती है। उनके जाने के बाद ताकि एक बार फिर से मित्सुआ के नोट्स अपने मोबाइल में पढ़ने लगते हैं। उसने लिखा होता है जब तुम्हारी डेट
खत्म होगी तब आसमान में कॉमेट दिखना शुरू हो जाएगा। वो आसमान की तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ कोई कॉमेट नहीं होता। वो मित्सुआ को कॉल भी करते हैं लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है जो आसमान में कॉमेट देख रही होती है और वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और ना ही ताकी मित्सुआ की बॉडी में जा पाते हैं और ना ही मित्सुआ ताकी की बॉडी में आती है। इस बात से ताकी परेशान हो जाता है। वो मित्सुआ से मिलना चाहते हैं लेकिन उसे सही से नहीं पता कि मित्सुआ का गांव कहाँ पे है, इसलिए वो अपनी यादों से और इंटरनेट पे रिसर्च करके उसके गांव का स्केच बनाते हैं और अपने 2 दोस्तों के साथ उसके गांव को ढूंढने निकल जाते हैं। वो बहुत जगह भटकता है, ना जाने कितनों से पूछता है लेकिन किसी को भी उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अब वो थक हार कर हार मान लेते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान वहाँ का शेफ की फोटो देख लेते हैं और इस जगह को पहचान लेते हैं और वो कहता है ये इतोमोरी है, तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आई? तभी ताकी को नाम याद आ जाता है और वो कहते हैं हाँ मुझे इसी जगह जाना है, जिस पर वो शेफ और उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते क्योंकि आज से 3 साल पहले यानी कि सन 2013 में वहां पर एक मीटियोर का टुकड़ा गिरा था जिससे पूरा गांव तबाह हो गया और वहां पर रहने वाले सारे लोग मारे गए। अब ताकि उस जगह जाता है जहां पर इतोमोरी था और वो देखता है कि मीटियोर गिरने से वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। अब ताकी को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो उस टैटो को देखता है। इसमें इतामोरी के लोगों के नाम होते हैं जो धूमकेतु गिरने पर मारे गए थे और इसमें मित्सुआ का भी नाम होता है और साथ ही मित्सुआ ने जितने भी नोट्स उसके मोबाइल पर उसके लिए लिखे थे वो सब के सब गायब हो गए होते हैं। ताकी को यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था, उसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं था। अब मिस ओकुदेरा उसके कमरे में आती है और उनकी नजर उसके हाथ में बंधे हुए एक धागे पर पड़ती है। वो उससे उसके बारे में पूछती है। तब ताकि उन्हें कहता है ये मुझे किसी ने कुछ साल पहले दिया था लेकिन किसने दिया ये मुझे याद नहीं। ताकि फिर से सोच में पड़ जाता है और उसे मित्सुआ की नानी की बात याद आने लग जाती है जो उन्होंने अपने देवता के मंदिर जाते वक्त कही थी। अब ये सब सपना है ये हकीकत, इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर वो उस मंदिर को ढूंढ निकाले तो हकीकत और ना निकाल पाए तो सपना। वो सुबह होने से पहले ही बिना किसी को बताए चुपचाप उस मंदिर को ढूंढने अकेले ही निकल जाते हैं और जो उसकी बची हुई याददाश्त रहती है उसके सहारे वो सच में उस जगह को ढूंढ ही निकालते हैं। फिर वो उस गुफा के अंदर जाता है तो ताकि को वहाँ पर वो चावलों की पेस्ट वाली शराब मिलती जो मित्सुआ ने बनाई थी और मुसुबी के हिसाब से उसमें मित्सुआ की सोल है और ताकि ये सोचकर उसमें से एक ढक्कन पी लेते हैं और जैसे ही वो पीता है उसके मन में उसके दिमाग में मित्सुआ की सारी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं और उसे याद आता है कि जिस दिन मित्सुआ ने मेरी और ओकुदेरा की डेट फिक्स की थी, जिस दिन धूमकेतु दिखने वाला था, उस दिन मित्सुआ को बहुत दुख हुआ था और वो मुझसे मिलने टोक्यो आई थी और वो मुझसे ट्रेन में मिली भी थी लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि वो वक्त 2013 का था। उस वक्त मैं मित्सुआ को नहीं जानता था। उसने जाने से पहले अपने बालों से एक हाथ से बना हुआ धागा निकालकर मुझे दिया था जिसे मैं आज भी अपने हाथ में लकी चार्म समझकर पहनता हूँ। जिससे मित्सुआ को बहुत दुख हुआ था और वो वापस इतामोरी आ जाती है और जब वो धूमकेतु देख रही होती है तब वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। उनमें से एक टुकड़ा मित्सुआ के गांव पर गिरता है जिससे मित्सुआ समेत गांव के सारे लोग मारे जाते हैं। अगले पल ताकी की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो एक बार फिर से मित्सुआ की बॉडी में है। अब ताकी मित्सुआ की नानी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आज कॉमेट हमारे गांव में गिर जाएगा। नानी समझ जाती है कि मित्सुआ के शरीर के अंदर कोई और है और फिर वो उसे बताती हैं ऐसे सपने तुम्हारी मॉम को भी आया करते थे और मुझे भी आया करते थे। दरअसल ये तुम्हें तुम्हारे खानदान से विरासत में मिले लेकिन सपनों के बारे में मेरे पास कोई भी याद नहीं है, बस धुंधले धुंधले एहसास है। अब ताकि समझ जाता है कि अगर मैं मित्सुआ की बॉडी में हूँ तो जरूर मेरी बॉडी में मित्सुआ होगी जो इनके देवता के मंदिर में है, यानी कि वो ताकि के आसपास ही है। तो ताकि उससे मिलने के लिए चाहता है। वहीं मित्सुआ को दिखाया जाता है जो ताकि की बॉडी में है और जब वो ऊपर से अपने गांव को देखती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ सिर्फ एक तालाब है। उसे ऐसा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसका शरीर सन 2016 में है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर धूमकेतु गिरा था जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। तभी उसे ताकी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ताकी जो अभी मित्सुआ के शरीर में है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं पर वो सन 2013 में है और जो मित्सुआ ताकी के शरीर में है वो सन 2016 में है। इसीलिए ये एक दूसरे
दूसरे को देख नहीं सकते, पर तभी सूरज गुरूब हो जाता है। और जापानीज कल्चर के हिसाब से शाम का समय एक ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान वो कुछ भी देख सकता है जो इस दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता। और जैसे ही शाम होती है, ये दोनों अलग अलग समय में होने के बावजूद भी पहली बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और इस पल में ये दोनों अपने अपने शरीर में होते हैं। आगे के हाथ में जो धागे का बैंड होता है जो मित्सुआ ने उसे दिया था, वो उसे मित्सुआ को वापस करते हैं। और साथी कहता है, जिस समय ये तुमने मुझे दिया था उस वक्त मैं तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन मैंने पिछले 3 सालों से इसे संभाल कर रखा है। और तभी ये आसमान में देखते हैं जहाँ इन्हें धूमकेतु दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर ताकि मित्सुआ को कहते हैं, हम एक दूसरे को भूल न जाए, तो इसीलिए हम एक दूसरे के हाथों पर अपना अपना नाम लिख देते हैं। ताकि अपना नाम मित्सुआ के हाथ पर लिखता है, लेकिन जैसे ही मित्सुआ ताकि के हाथ पर अपना नाम लिखने वाली होती है, उसी वक्त ये समय खत्म हो जाता है और मित्सुआ यहाँ से गायब हो जाती है। यानी कि वो सन 2013 में चली गई है और ताकि यहाँ सन 2016 में रह जाते हैं। ताकि कहता है, इससे पहले कि मैं उसका नाम भूल जाऊं, मैं उसे अपने हाथ पर लिख लेता हूँ। पर जैसे ही वो उसका नाम लिखने वाला होता है, इसकी मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। इसे याद होता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया हूँ, पर उसका नाम क्या था वो भूल चुका है। वहीं मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे टाउन को बचाना चाहती है, क्योंकि अब धूमकेतु किसी भी वक्त गिर सकते हैं। उसकी यादें भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं। और जब वो अपना हाथ खोलकर देखती है तो उसमें ताकी ने अपने नाम की जगह आई लव यू लिखा होता है। इसके बाद मित्सुआ अपने डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है, हमें गाँव खाली करवाना होगा क्योंकि धूमकेतु का टुकड़ा किसी भी वक्त यहाँ गिर सकता है। उसके डैड भी देखते हैं कि धूमकेतु अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होता है और अब उन्हें मित्सुआ की बात पर यकीन हो जाता है। इसीलिए वो गांव के सभी लोगों को लेकर गांव से दूर जो स्कूल होता है वहां पर चले जाते हैं। और अब जब इनके गांव पर धूमकेतु गिरता है तो गांव तो तबाह हो जाता है, लेकिन सब के सब बच जाते हैं। और अब वहीं ताकी को दिखाया जाता है जो सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है और वो वापस टोक्यो आ जाते हैं। अब वक्त बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं। ताकी को अब कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इसे एहसास है कि कुछ तो है जो इसकी जिंदगी में अधूरा है, इसीलिए खोया खोया रहता है। वहीं मित्सुआ जो खुद भी अब टोक्यो में आ चुकी है, उसके दिल में भी कुछ इसी तरह के एहसास होते हैं। उसे भी लगता है कि उसे किसी की तलाश है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और एक दिन जब ये अलग अलग ट्रेन में होते हैं, तभी इन दोनों की ट्रेन आमने सामने से गुजरती है। तो ये एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें एहसास होता है कि जिसकी इन्हें इतने सालों से तलाश थी ये वही है। ये दोनों अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद ये सीढ़ियों पर एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन ये आपस में बात नहीं करते और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, पर ताकि से रहा नहीं जाता और वो मित्सुआ को कहते हैं, क्या हम पहले मिले हैं? मित्सुआ की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है, हाँ शायद। यह सुनकर ताकी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, क्या है तुम्हारा नाम? और इसी के साथ योर नई मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी।